चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिव्यांश को आवाज आ रही है? चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेडियाई का डिस्कशन कर रहे थे और हम लोगों ने एटॉमिक रेडियाई में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी थी। सबसे पहली चीज जो हमने एटॉमिक रेडियाई में डिस्कस करी थी वो ये था कि एटॉमिक रेडियाई को अलोन मेजर नहीं किया जा सकता, वो मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ ईदर कोवेलेंट रेडियाई, वैन डर वाल रेडियाई, या फिर बोल सकते हैं कि मेटालिक रेडियाई। एक मिनट के लिए मैं म्यूट कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैम। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, बोलो, कुछ कह रहे हो आप? हाँ जी, चलिए वापस आते हैं एटॉमिक रेडियाई पे। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एटॉमिक रेडियाई के लिए डिस्कस किया था कि एटॉमिक रेडियाई को बेटा हम अलोन मेजर नहीं कर सकते। एटॉमिक रेडियाई इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कोवेलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, वैन डर वाल रेडियाई। वैन डर वाल रेडियाई, राइट। तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करी थी वो ये थी, अगर मैं किसी एक ही कंपाउंड के लिए, किसी एक ही एलिमेंट के लिए कोवेलेंट, मेटालिक और वैन डर वाल कैलकुलेट करूं तो सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू आएगी वैन डर वाल रेडियाई वैन डर की, वाल रेडियाई की। देन इट वुड बी मेटालिक रेडियाई, मेटालिक रेडियाई एंड देन इट वुड बी कोवेलेंट रेडियाई, एंड देन इट वुड बी कोवेलेंट रेडियाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं था, राइट? तो अगर मुझे ये चीजें समझ आ गई है तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई कैसे होता है। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन किस तरीके से होता है, ये वेरिएशन बेटा हम लोगों को डिस्कस करना है अलोंग द पीरियड आल्सो एंड अलोंग द ग्रुप आल्सो, राइट? तो इसके डिटेल में जाने से पहले क्या आप लोग क्लियर हैं जेड इफेक्टिव की वेरिएशन से कि जेड इफेक्टिव पीरियड में और ग्रुप में कैसे वेरी करता है, एसपी ब्लॉक में कैसे वेरी करता है और डी ब्लॉक में कैसे वेरी करता है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए तो अब आते हैं इसके वेरिएशन पे। सबसे इंपॉर्टेंट मैं अभी जो वेरिएशन करा रही हूं वो आप याद रखें, हम एस और पी ब्लॉक की वेरिएशन की बात करेंगे।
और एस और पी ब्लॉक में हम लोग बात करेंगे अलोंग द पीरियड। ठीक है, एसपी ब्लॉक में अगर मैं अलोंग द पीरियड देखूं तो आपको पहले तो ये समझना है कि किन किन फैक्टर्स पे एटॉमिक रेडिया डिपेंड कर सकता है, और जो फैक्टर जिस पे एटॉमिक रेडिया डिपेंड करेगा, फैक्टर्स ऑन विच एटॉमिक रेडिया विल डिपेंड। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे एटॉमिक रेडिया डिपेंड करेगा वो होता है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे वेरी करता है पहले ये देखते हैं, फिर आते हैं अलोंग द पीरियड ये कैसे जो है चेंज हो रहा है ना। एटॉमिक रेडिया में बेटा आपको साइज जो है मेजर करना है, कहां से कहां तक आपको मेजर कराना है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जहां तक आपका बेसिक आउटर इलेक्ट्रॉन मोस्ट प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। वही बोल सकते हैं, हाँ, आउटर मोस्ट या वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन तक मुझे ये रेडियस पता करना है। नाउ जेड इफेक्टिव का मतलब है कि ये जो न्यूक्लियस है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज जो है दे रहा है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज फील कर रहा है। तो उसको अगर मैं देखूं, सोचो अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करी तो क्या होगा। अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करी मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रहा है वो काफी ज्यादा होगा, है ना। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है अगर ये इसकी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के थोड़े क्या हो जाएगा, करीब आ जाएगा, और अगर न्यूक्लियस के करीब आएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो मैं बोल सकती हूँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन will held more closer to the nucleus. Yes, ma'am. आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And thus एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये एक सबसे, देखो ऐसा नहीं कि जेड इफेक्टिव ही एक अलोन फैक्टर है, फैक्टर्स और भी हैं, लेकिन फिलहाल मैं जेड इफेक्टिव की बात कर रही हूँ। ठीक है, और अगर मैं एसपी ब्लॉक में अलोंग द पीरियड की बात करूं, आपको ये मैंने अच्छे से समझाया है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगर आप ये एस ब्लॉक से डायरेक्ट पी ब्लॉक में जाएंगे, सो लेफ्ट से राइट जब मैं जाती हूँ तो मेरा जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ता है, 0.65। सबको याद है? Yes. जो कि मैंने कहा था कि अच्छी खासी वैल्यू है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हालांकि और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये फैक्टर डोमिनेट है क्योंकि जेड इफेक्टिव एस से पी ब्लॉक में एक अच्छे अमाउंट से वेरी करता है। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे एक डोमिनेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। तो जैसे मैंने बोला जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल हेल्प क्लोजली टू द न्यूक्लियस। तो मेरा एटॉमिक रेडियाई क्या होना चाहिए बेटा, डिक्रीज होना चाहिए। तो एटॉमिक रेडियाई शुड डिक्रीज, इजंट इट? Yes, ma'am. अगर ये डिक्रीज करा एटॉमिक रेडियाई तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, लिथियम का सबसे बड़ा, Lithium, beryllium, boron, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, Oxygen, ऑक्सीजन, fluorine. नियॉन। ठीक है, हाँ या ना, यहाँ तक क्लियर है? yes, ma'am. सही बात। बट यहाँ पे ये जो ऑर्डर आपने लिखा है ये ऑर्डर है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब दिस इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर। रियलिटी में ये ऑर्डर नहीं होता है। एक्चुअल ऑर्डर क्या है और क्यों ऐसा फर्क आ रहा है? एक्चुअल ऑर्डर ये है कि ये जो नियॉन है, क्योंकि ये नोबल गैस है तो इसके लिए सिर्फ एक ही रेडियाई आप मेजर कर सकते हो, वो रेडियाई कौन सा है, Van der Waals radius. रेडियाई। लेकिन इन सब के लिए तो आप कोवेलेंट, मेटालिक सब मेजर कर सकते हो, है ना। तो इन सब के लिए तो मैं कोवेलेंट, मेटालिक, रेडियाई मेजर करूंगी, लेकिन इसके लिए ना कोवेलेंट वैलिड है ना मेटालिक वैलिड है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रेडियाई वैलिड है और वो कौन सा है, वैन डर वाल। और वैन डर वाल रेडियाई की वैल्यू कोवेलेंट और मेटालिक वैल्यू से हमेशा क्या आती है, ज्यादा ही आती है। तो नियॉन नो मैटर व्हाट इसका जेड इफेक्टिव हाईएस्ट है, बट इसका साइज सबसे बड़ा ही होगा और उसका रीजन एक ही है
कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रेडियाई वैलिड है, और वो रेडियाई कौन सा है बेटा? वैन डर वाल्स। ये बात सबको समझ आई? एक्चुअल ऑर्डर है ये, तो ये गलती नहीं करना। नियॉन या नोबल गैस will have the largest size in the periodic table. मैम could you please एक्चुअल ऑर्डर बताना? फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये बोला कि आपने एक पैरामीटर देखा, वो है Z इफेक्टिव, और अगर आप Z इफेक्टिव के पैरामीटर के बेसिस पे चलोगे तो आपके लिए Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए, है ना? एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज होना चाहिए मतलब सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए बेटा? लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही होना चाहिए। क्योंकि नियॉन जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा Z इफेक्टिव होगा, तो इसका साइज क्या होना चाहिए? सबसे छोटा। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा देखने को मिलता है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो गलत है। नियॉन का साइज सबसे ज्यादा बड़ा देखा जाता है कंपेयर टू द एंटायर एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे बड़ा साइज नियॉन का होता है। अब क्यों है? देखो, एक चीज आप लोग मुझसे समझो, आप जो ब्रांच केमिस्ट्री की पढ़ रहे हैं वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? और ये सबको नॉलेज होगी कि आप केमिस्ट्री को 3 भागों में स्टडी करोगे अपने 12th तक के लिए। आगे तो और भी केमिस्ट्रीज है, बट 3 भाग में स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, है ना? अभी हमने पहले 2 चैप्टर करे, वो हमारे है फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। तीसरा और चौथा चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो एक फैक्चुअल केमिस्ट्री है। फैक्चुअल केमिस्ट्री का मतलब समझते हैं? केमिस्ट्री पहले फैक्ट्स देखे गए हैं और फिर फैक्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है? तो मैं ये क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछ सकती और ना ही आप लोग ये क्वेश्चन दिमाग में ला सकते हो कि क्यों, ठीक है? क्यों का हम रीजन जरूर देंगे कुछ हद तक, लेकिन और सारे रीजंस और ऐसा ही क्यों हुआ, वैसा ही क्यों हुआ, ये सब पे हम बहुत ज्यादा बहस नहीं कर सकते। तुम क्या, कोई भी बहस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट है वो नहीं बदलने वाला, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनऑर्गेनिक में आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए। और सबसे पहला फैक्ट मैंने आपको यहाँ बताया कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारा जो थ्योरी है उस बेसिस पे ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन जब डेटा चेक किया गया तो डेटा में सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका आया? नियॉन का है। इन सबसे बड़ा साइज नियॉन का है। तो अब एक रीजन देना पड़ेगा कि क्यों नियॉन का साइज इन सबसे ज्यादा है। कहाँ पे प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आप ये जो एलिमेंट्स ले रहे हो, जैसे लिथियम, बेरिलियम मेटल्स है, राइट? तो इनके लिए मेटालिक रेडिया वैलिड है, ठीक है? कहीं ना कहीं किसी कंपाउंड्स में कोवेलेंट बिहेवियर भी शो करते हैं, तो कोवेलेंट रेडिया भी वैलिड है। ये सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, तो इन सबके लिए कोवेलेंट कंपाउंड वैलिड है, कोवेलेंट रेडिया वैलिड है। तो इन सबके लिए जो है लिथियम से लेके फ्लोरीन तक तो मैं कोवेलेंट और मेटालिक रेडिया ही निकालूं, है ना? बट नियॉन में ना कोवेलेंट रेडिया वैलिड है ना मेटालिक रेडिया वैलिड है। क्यों? क्योंकि एक नोबल गैस है, और नोबल गैसेस के लिए क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती, वो बॉन्ड नहीं बनाती, तो उनके लिए सिर्फ एक ही रेडिया वैलिड होगा, और कौन सा होगा बेटा? वैन डर वाल्स रेडिया। और बिना शक के ये तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वैन डर वाल्स रेडिया का वैल्यू हमेशा कोवेलेंट और मेटालिक से क्या आता है? ज्यादा। Yes. तो ना कि इसके अंदर Z इफेक्टिव ज्यादा है, बट Z इफेक्टिव का रोल प्ले नहीं होगा, क्योंकि मैं इसमें कोवेलेंट रेडिया चेक ही नहीं कर रही हूँ। मैं इसमें क्या चेक कर रही हूँ? वैन डर वाल्स रेडिया। तो चाहे कितना भी Z इफेक्टिव ज्यादा या कम क्यों ना हो जाए, वैन डर वाल्स रेडिया नो मैटर व्हाट ज्यादा ही साइज शो करेगा कंपेयर टू अदर्स। एम आई क्लियर टिल? Yes, ma'am. ठीक है राधिका? Yes. चलिए, अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कंक्लूजन अभी तक का जो मेरे सामने आया है वो है कि एक पीरियड में अगर मैं लेफ्ट से राइट जाती हूँ तो लार्जेस्ट साइज किसका होता है? नोबल गैस का। साइज बिना सोचे समझे इज ऑलवेज नोबल गैस। ठीक है? तो लार्जेस्ट साइज इन अ पीरियड इज ऑलवेज नोबल गैस, फर्स्ट थिंग। नाउ लेट्स एक्सक्लूड नोबल गैस। नोबल गैस को मैं छोड़ देती हूँ, तो एक्सेप्ट नोबल गैस। अगर नोबल गैस को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? हैलोजेंस। सबसे बड़ा साइज हैलोजेंस का मैम। अल्कली क्या मेटल्स। बात कर रहा है? एल्कली Alkali सॉरी metals. एल्कली।
हाँ, इट विल बी alkali मेटल, जैसे आपने देखा लिथियम है ना, तो लिथियम विल हैव द लार्जेस्ट साइज और स्मॉलेस्ट साइज किसका हाँ होगा? हैलोजेंस का Halogens. होगा। हैलोजेंस, है ना। हैलोजन, ये याद रखेंगे फैक्ट्स कि हैलोजेंस का नो मैटर व्हाट, अगर मैं गैसेस को छोड़ दूं तो हैलोजेंस का तो छोटा साइज है ही है, सबसे छोटा, और लार्जेस्ट साइज किसका होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में? एल्कली मेटल्स का। ये ध्यान रहेगा सबको। चले आगे। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो ये अभी आपने डिस्कस करा इन अ पीरियड ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। ठीक है, अब मैं अगर कोई और भी ले लूं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सॉरी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अगर मैंने आपको ये 3 एलिमेंट्स दिए और इन सब में बोला कि बताओ एटॉमिक रेडियस, ठीक है, तो सबसे पहला चीज आप क्या चेक करोगे कि ये एलिमेंट्स किसके हैं? सेम S पीरियड और के हैं या नहीं? हाँ, सेम पीरियड के हैं या नहीं? ये सेम पीरियड के हैं, सोडियम, यस मैम। एल्यूमिनियम, Yes. सेम यस पीरियड है, मैम। सबसे पहली बात। और दूसरी पहली बात, ये कौन से ग्रुप के हैं, मतलब कौन से ब्लॉक के हैं? इतना अटक क्यों रहा है यार? मैम एस एंड पी। ये है एस एन पी, और एस एन पी ब्लॉक में मैंने आप लोगों को क्या बताया Along कि the एस एन पी period. में अगर सेम पीरियड में होता है तो जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस घटेगा। घटेगा, हाँ या यस ना? मैम। Yes, ma'am. तो इन सब में अगर मैं साइज बताऊंगी तो सबसे बड़ा साइज सोडियम का, मैग्नीशियम का, और सबसे छोटा साइज किसका? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का, हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, फर्स्ट केस। लेट्स से सेकेंडली मुझे दे दिया गया आर्गन, मुझे दे दिया गया क्लोरीन, और मुझे दे दिया गया सल्फर। तो फिर से यही सेम चीज देखेंगे, अगेन आपको नोटिस करेंगे ये लोग सेम पीरियड के हैं, और ये अगेन एस और पी ब्लॉक के हैं, है ना। और एस और पी ब्लॉक में सेम पीरियड में क्या करता है? That इंक्रीजेस, increase एटॉमिक करता है रेडियस Decreases. आर्गन। मैम आर्गन इज द लार्जेस्ट। बट उस बेसिस पे, हाँ, आर्गन का छोटा ना हो कि बड़ा होगा, क्योंकि आर्गन के लिए क्या वैलिड है? वैन डेर वाल्स रेडियस, ये क्या है? ये ना भूलें। Noble और gas. अगर ऑर्डर दिया जाए, क्लोरीन का साइज छोटा होगा किससे? सल्फर से, क्योंकि क्लोरीन हैलोजन है Yes, ना। ma'am. तो आप अगर इसका ऑर्डर लिखेंगे तो रियल ऑर्डर क्या होगा? सबसे बड़ा साइज क्लोरीन का, फिर सल्फर का, और फिर क्लोरीन का। Chlorine. बात सबको समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, Yes. तो इस बेसिस पे मैं एस और पी ब्लॉक में अलोंग द पीरियड जो है जेड इफेक्टिव के बेसिस पे एटॉमिक रेडियस चेक करती हूँ। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि एस एंड पी ब्लॉक, बट वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप। मूविंग डाउन द ग्रुप, अच्छा, अब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं एस और पी ब्लॉक में। तो मैं गई जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। अब इन सब में अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे, और मैंने आपको बोला जेड इफेक्टिव, अगर मैंने आपको एक चीज बताई है, बट डाउन द ग्रुप में तो जेड इफेक्टिव क्या रहता है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट। हाँ, और ऐसा क्यों होता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट वो क्यों रहता है? वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट मैजिक नंबर्स की वजह से। हाँ, कि z का इंक्रीज होना और सिग्मा का इंक्रीज होना दोनों ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं इन सब में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो नहीं देख सकती, है ना। तो मैं अब अनदर पैरामीटर क्या देखूंगी एस और पी ब्लॉक में? तो जहां आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, वहां आपने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक लिखा था, वो क्या था? जेड इफेक्टिव, जो आपने देखा कि एस एंड पीरियड में वेरी कर रहा है। पीरियड में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीरियड में हमें ये पता है कि जेड इफेक्टिव जो है 0.65 से इंक्रीज होता है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। तो वहीं पे सेकेंड फैक्टर भी लिख लेते हैं। सेकेंड फैक्टर जिस पे एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है वो होगा मेरा नंबर ऑफ शेल्स।
This is the second factor on which atomic radii depends. Depends. Now, if this is the case, तो अब यहाँ बताओ, नीचे जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ रहे हैं, उसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं है ना, क्योंकि इसके लिए अगर आप लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो 1s2 2s1 है, सोडियम का लिखोगे तो वो 3s1 है, पोटेशियम का लिखोगे तो वो 4s1 है, 5s1 एंड सो ऑन, 6s1 7s1। तो इसका मतलब अगर मैं लिथियम का साइज मेजर करूंगी तो मैं न्यूक्लियस से n=2 तक का ही डिस्टेंस लूंगी, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 में प्रेजेंट है लिथियम के लिए। बट सोडियम के लिए अगर मैं यही चीज मेजर करूंगी तो मैं n=3 तक जाऊंगी। क्यों? क्योंकि उसका वैलेंस शेल कहाँ प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, 3 में। तो इसका मतलब इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अगर आपके शेल्स बढ़ेंगे तो आप ऑब्वियसली ज्यादा दूर तक का रेडियस मेजर करना पड़ेगा, और ज्यादा दूर तक का रेडियस मेजर करोगे तो एटॉमिक रेडियस ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। और इफ दिस इज द केस तो यहाँ ऑर्डर क्या होगा, सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस यहाँ पे किसका होने वाला है, Francium. Is that clear? And lithium will now have the smallest Noble. in the group, है ना, in the group। इसमें कहाँ है नोबल गैस? ठीक है, यहाँ तक समझ आई सबको बात? इसको Yes, बता दूं मैं? ma'am. तो अभी तक का कंक्लूजन एस एंड पी ब्लॉक के लिए हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो पढ़ रही है वो है फैक्टर्स। कौन से दो फैक्टर्स हमने स्टडी कर लिए? Z effective. Number of cells. Z effective and Number number of of shells. फैक्टर्स ऑन विच एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स, है ना। आपने पढ़ लिया Z इफेक्टिव, सेकेंड आपने पढ़ लिया एटॉमिक रेडियस, सॉरी नंबर ऑफ शेल्स, And है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये दोनों आपको क्लियर है। Z इफेक्टिव अगर देखा जाए बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस घटता है, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है ना। yes. अब मैं कुछ और फैक्टर्स यहाँ ऐड करूंगी जिसपे एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है। Nuclear charge. को ऐड करने से नहीं, न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव अच्छा, हाँ। बेटा, है ना, Z इफेक्टिव ही है वो। तो ये तो दो फैक्टर्स हो ही है। ये दो फैक्टर्स जो है ये आपके एस एंड पी ब्लॉक में यूज होंगे, या तो पीरियड में या फिर ग्रुप में। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ डी ब्लॉक पे। अच्छा, इससे पहले कि हम डी ब्लॉक को स्टडी करें मैं कुछ और चीजें भी आप लोगों को बता दूं। अगर आपने जो अभी पढ़ा है कि इफ आई मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है इन एस एंड पी ब्लॉक, हाँ या ना। Yes, Yes. ma'am. बट क्या तुम लोगों को लग रहा है कि इतना आसान होने वाली चीज है? नहीं। No. वेरी गुड, अब तुम लोग बिल्कुल सही चल रहे हो। अब सुनो, अब यहाँ तीसरा एक फैक्टर मैं और ऐड कर रही हूँ जो एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है, वो है बेटा शील्डिंग इफेक्ट। हाय, तो अब मुझे कौन समझाएगा कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? क्यों ना अक्ष तू समझाए। है, तू नहीं समझा सकता? देवांशी, Ma'am, the inner lying electrons, they shield the valence electron, and it does not completely seal that the charge of the nuclear charge, because the inner lying electrons, they shield it. I'm sigma. हाँ तो बेसिकली शील्ड, हाँ वो तो हो गया ना आपका लेटेस्ट कांस्टेंट हो गया। ये आपको कहता क्या है
ये कहता है कि इनर लाइन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि न्यूक्लियर चार्ज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक ना पहुंच पाए। ये सबको क्लियर है जो मैंने बोला? तो अगर ये ऐसा है तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? मैम जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा, इसका मतलब इनर लाइन इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज को पहुंचने से। तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज पहुंच नहीं पाएगा, और अगर नहीं पहुंच पाएगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? कम कम हो जाएगा। कितनों को ये बात समझ Yes, आ गई ma'am. है? ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? तो क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा, इनर लाइन इलेक्ट्रॉन्स ने बचा लिया न्यूक्लियर चार्ज को पहुंचने से, तो पहुंच नहीं पाया न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। अब एक चीज मेरी सुनना बेटा, शील्डिंग इफेक्ट में मुझे पता है कि एस इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छा शील्ड करते हैं पी से, और पी ज्यादा शील्ड करते हैं डी से, डी शील्ड करते हैं एफ से। बट कलेक्टिवली एस और पी को गुड शील्डर्स बोला जाता है, हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. और डी और एफ को पुअर पुअर शील्ड। शील्डर्स बोला जाता है ना? ठीक है, तो अगर ऐसा है कि आपके एस और पी गुड शील्डर्स हैं और डी और एफ पुअर शील्डर्स हैं, और अगर आप स्लेटर्स रूल सोचो तो स्लेटर्स रूल में ये भी आपको पता है, जैसे मैं लास्ट क्लास में बता रही थी कि हम लोग एस और पी को एक जैसा मानते हैं, एक ही तरह का मानते हैं, है ना? और डी और एफ को एक तरीके का ही सिग्मा मानते हैं, है ना? तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो एस और पी गुड शील्डर्स, डी और एफ पुअर शील्डर्स। ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। डी ब्लॉक जो है मेरे पीरियोडिक टेबल का सबसे खराब ब्लॉक है। ठीक है, खराब क्यों है? खराब इसलिए है क्योंकि डी ब्लॉक जो है उसमें इनर लाइन इलेक्ट्रॉन्स किस में आने लगते हैं? डी में। क्यों? क्योंकि आप अगर डी की बात करते हो तो उसमें n-1 डी में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, और ns2 होता है, Yes, यहाँ ma'am. इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो आपके इनर लाइन इलेक्ट्रॉन्स किस में ऐड होते हैं? डी में, है ना? और डी में जब इनर लाइन इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो वो शील्डिंग इफेक्ट को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। इससे पहले एस और पी में तो शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहा था, क्योंकि स्लेटर्स रूल ने एस और क्या माना था? गुड शील्डर्स एक ही ग्रुप में रखा, मतलब एस और पी का शील्डिंग क्या है? ऑलमोस्ट सेम स्लेटर्स के हिसाब से, अजम्पशन से, है ना? बट हमारे पास स्लेटर्स रूल ही एक तरीका है निकालने का, तो मैं इसी सेंस में बोल रही हूँ। तो एस और पी अगर ऑलमोस्ट सेम है तो एस ब्लॉक में चल रहे हो चाहे पी ब्लॉक में चल रहे हो, शील्डिंग इफेक्ट का कोई रोल नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की शील्डिंग सेम है। बट जैसे ही डी में घुसे, शील्डिंग इफेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट अब चेंज होगी। एस और पी की बजाय शील्डिंग किसकी वजह से होगी? डी की वजह से, जो कि एक पुअरर शील्डर है। तो डिस्क्रिपेंसीज ऑब्जर्व होगी। ये आप मेरी बात समझ पाए? मैम प्लीज एक्सप्लेन हाँ, इट ना? वंस मोर। हाँ, फिर से समझाती हूँ, सिर्फ सुनना, ठीक है? अगर मैं एस से पी ब्लॉक में जा रही हूँ तो मेरे इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस शेल के एस या बैलेंस शेल के पी में ही आ रहे, है ना? ये तो सही है। और एस और पी की शील्डिंग ऑलमोस्ट सेम होती है। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रही हूँ पीरियड में, सोचो तो आप एस से जब पी में गए तो शील्डिंग का कोई रोल है नहीं, क्योंकि एस की भी शील्डिंग ऑलमोस्ट सेम है, पी की भी शील्डिंग सेम है, दोनों की शील्डिंग ज्यादा है, हाँ या ना? Yes, ma'am. लेकिन जब डी आया पिक्चर में, तो आप जब डी में गए तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एस में है, बट इनर लाइन किस में घुसा? डी में घुसा। और जब इनर लाइन डी में घुसेगा तो वो शील्डिंग को क्या करेगा? चेंज करेगा, हाँ या ना? क्योंकि ये क्या है? Yes, पुअरर ma'am. शील्डर। तो जैसे सडन चेंज जो शील्डिंग की वजह से आएगा वो सबसे पहले किस में नजर आएगा? Yes, डी ma'am. ब्लॉक में। ठीक है, तो और पहली चीज, और दूसरी चीज आपको ये पता है कि डी ब्लॉक में जेड इफेक्टिव ज्यादा रोल प्ले नहीं करता। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव ओनली इंक्रीज बाय 0.15, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा। और सेकंड चीज क्या है कि शील्डिंग पुअरर हो गई है, इस कारणवश डी में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं,
और डी को सबसे बर्बाद जो है ब्लॉक माना जाता है पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि उसमें किसी भी चीज का परफेक्ट ऑर्डर मेरे पास नहीं होता। ठीक है, अब तुझे समझ आया यहाँ तक? ठीक है, राधिका को समझ आया? ये n-1d वाला दोबारा बताना। ये डी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी का यही होता है ना, 3d में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 4s2 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, 3d1 3d2। तो ये है ना n-1d और ये है ns, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। तो मैं बोल रही हूँ कि मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, अब क्योंकि डी ब्लॉक है तो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा ना, इनर लाइन में। तो अगर इनर लाइन में मेरा इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा और ये डी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और इस वजह से डी ब्लॉक में शील्डिंग के चलते डिस्क्रिपेंसी आएगी। अभी बस मैंने इतना ही समझाया, ठीक है? ठीक। अच्छा मैम पहले मैं बोलती हूँ, अब उसके मैम हाँ। तो जब इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक डी में जाएगा, डी ऑर्बिटल में, तो मैम एकदम से जेड इफेक्टिव शूट अप करेगा मतलब? हाँ समझाऊंगी, अभी डी ब्लॉक पे आने तो दो। हाँ ये सही बोल रहा तुम, जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहेगा, बढ़ नहीं पाएगा, देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, कोई रीजन ही है मेरा डी ब्लॉक को खराब बोलने का, क्योंकि वो एक्चुअली में बहुत दिक्कतें क्रिएट करता है। ठीक है, एक चीज तो ये होगी कि डी ब्लॉक खराब है, वो दिक्कत क्रिएट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें शील्डिंग का एकदम से रोल आ जाता है। अब दूसरी चीज जो है वो ये है कि आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था, संगति का असर पड़ता है ना। तुम्हारे दोस्त खराब होंगे तो तुम भी खराब बनोगे, कोई ना कोई इफेक्ट तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। तुम्हारे दोस्त पढ़ाकू होंगे तो तुम भी पढ़ोगे, है ना? तो वो संगति का असर समझना है, ये समझ गए ना? देखो, इट मे सीम्स बेवकूफपंती टू यू, बट दिस इज द ओनली वे यू कैन रिमेम्बर द एक्सेप्शंस, क्योंकि इसमें इतने एक्सेप्शंस है ना कि पागल हो जाता है बंदा। तो एक एक्सेप्शंस याद रखने के लिए जो छोटी छोटी चीजें बताती हूँ उसको ध्यान रखो, ठीक है? तो ये वाला है मेरे उसका बर्बाद ग्रुप, ठीक है? जब मैं लेफ्ट से राइट जा रही हूँ, सोचो, तो एस ब्लॉक जा रही हूँ तो सीधा एस से पी में आऊंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट पीरियड में कोई दिक्कत नहीं, सेकंड पीरियड में कोई थर्ड दिक्कत, में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आएगी किसमें? फोर्थ में। क्यों? क्योंकि फोर्थ में एस से डी में जाके फिर किस में जाते हो? पी में जाते हो, है ना? मैम यू आर नॉट ऑडिबल। ये नॉट ऑडिबल। मैं कह रही हूँ, हाँ मैं वापस से बोलती हूँ, सुनाई दे रहा है अभी? यस। यस मैम। है ना? तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप फोर्थ पीरियड में जाओगे तो फोर्थ पीरियड में अगर मैं गई तो एस से मैं डी में जाऊंगी सीधा, और डी से मैं किस में जाऊंगी? पी में जाऊंगी। दिक्कत यहाँ आएगी, ठीक है? क्योंकि अब आप किससे होकर गुजर रहे हो? डी ब्लॉक से। डी से, है ना? फर्स्ट पीरियड में तो सीधा एस से पी चले गए, सेकंड पीरियड में एस से पी चले गए, थर्ड पीरियड में एस से पी चले गए, लेकिन डी में एस से जाने के लिए बीच में किसको क्रॉस किया? डी ब्लॉक को। समझ आ रही है? यस। और ये बर्बाद है। तो ये जो है ना, एस ब्लॉक में तो दिक्कत नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत एस ब्लॉक में देखने को नहीं मिलती है। मैं किस सेंस में बोल रही हूँ, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। एस ब्लॉक में मेरे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, यही है फर्स्ट ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में है बेटा मांगे, सॉरी बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, है ना? इस ग्रुप में अगर मैं लिथियम वाले ग्रुप में, बेरिलियम वाले ग्रुप में जाती हूँ तो इन सब में अगर एटॉमिक रेडियाई देखती हूँ तो लिथियम का ज्यादा आता है बेरिलियम से, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम का ज्यादा आता है मैग्नीशियम से, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेशियम का ज्यादा आता है कैल्शियम से, रुबिडियम का ज्यादा आता है स्ट्रोंशियम से, सीजियम का ज्यादा आता है बेरियम से, फ्रांशियम का ज्यादा आता है रेडियम से। ये तो ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ पीरियड है और पीरियड में जेड इफेक्टिव बढ़ता है, एटॉमिक रेडियाई घटता है, हाँ या ना? यस मैम। है ना? ये सबको समझ आया? तो ये पीरियड वाली बात। अब ग्रुप में चलो, ग्रुप में जाऊंगी तो लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा, सोडियम का बड़ा होगा, पोटेशियम का और बड़ा होगा, रुबिडियम का और बड़ा होगा, सीजियम का और बड़ा होगा, फ्रांशियम का और बड़ा होगा, ठीक है? यस मैम। बेरिलियम का छोटा होगा, मैग्नीशियम का बड़ा होगा, कैल्शियम का और बड़ा होगा, स्ट्रोंशियम का साइज और बड़ा होगा, फिर बेरियम और फिर रेडियम। ये भी ठीक है? Yes, ma'am.
ये अलोंग द ग्रुप है, ये अलोंग द पीरियड है। कोई डिस्क्रिपेंसी एस ब्लॉक में नहीं है क्योंकि एस ब्लॉक पहले है, डी बाद में है। ठीक है, तो एक तरीके से समझो, ये अगर तुम हो, ये तुम्हारा गंदा फ्रेंड है, तो तुम अभी अपने गंदे फ्रेंड से मिले ही नहीं हो। ठीक है, गंदा फ्रेंड तो बाद में मिलोगे, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो पहले तो आप खुद ही हो, अभी आप मिले ही नहीं उससे। तो इसलिए एस ब्लॉक में कोई अफेक्ट नहीं देखने को मिलता शील्डिंग का, चाहे आप ग्रुप में जाओ चाहे आप पीरियड में जाओ। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे मुझे रोक देना, शर्माना मत। अगर शर्माओगे तो खुद का नुकसान कराओगे, मैं बता रही हूँ। ये समय वापस नहीं आने वाला। जो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? उसमें क्या नहीं हुई क्लियर, मुझे ये समझा सकता है क्या नहीं क्लियर हुई? जब एस ब्लॉक में शील्डिंग इफेक्ट का क्यों इफेक्ट नहीं पड़ता? क्योंकि एस ब्लॉक अभी पहले है, डी ब्लॉक बाद में है, और शील्डिंग का इफेक्ट पड़ेगा जब इलेक्ट्रॉन डी में घुसेंगे। अभी घुसे नहीं, अभी तो तुम यहीं पर हो। जब तुम इसको क्रॉस करोगे तभी तो डी में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अभी आए कहाँ हैं? अभी पेनल्टीमेट शेल में डी आया ही कहाँ है? समझ रही हो बात? जी। डी तो तब आएगा जब डी में पहुंचोगी, है ना? अभी तो एस में ही हो। समझ आए? तो इसलिए एस ब्लॉक में कोई फर्क नहीं देखने को मिलता किसी भी चीज से। अब सुनना, और क्लियर कर रही हूं। इसको हटा दूं, इस सबको रिमूव कर दूं यहां से। Yes. अब आओ एस के बाद आप तुरंत किस में आए? डी में आए, है ना? फिर से ये पिक्चर अपने सामने रखते हैं। ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये पी ब्लॉक। एस में तो आप ये मानो डी सारी गड़बड़ अगर कर रहा है तो डी तो अभी मैं पहुंची नहीं हूं, अभी तो मैं किस में हूं? डी से पहले ही हूं। तो इसलिए एस ब्लॉक में नो इफेक्ट ऑफ शील्डिंग ऑफ डी, नो इफेक्ट ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ डी। ठीक है, अब आ गई मैं डी में। डी में बड़ी गड़बड़ है। ठीक है, मैं बताऊंगी क्या। अभी मैं डी ब्लॉक को नहीं पढ़ा रही तो इसलिए छोड़ो, मतलब या तो यहां से यहां गई तो बड़ी गड़बड़ देखने को मिली। ठीक है, जैसे ही मैं डी ब्लॉक क्रॉस करती हूँ बेटा, मैं किस पे पहुंच जाती हूँ? क्रॉस करने के बाद ग्रुप 13 पे पहुंच जाती हूँ, क्योंकि बी ब्लॉक किससे शुरू होता है? ग्रुप 13 से शुरू होता है। यस। ग्रुप 13 में मेरे पास कौन कौन एलिमेंट्स है? ठीक है, अगर आप लोग दिमाग लगाओगे और पुरानी क्लासेस रिवाइज करोगे तो आपको पता है डी ब्लॉक यहाँ होता है ना? बोरॉन जो सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ऐसे ही होता है। तो मैं अगर सीधा यहाँ से बोरॉन पे पहुंची, कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि डी को क्रॉस नहीं किया है। यहाँ से यहाँ पहुंची एल्यूमिनियम पे, डी को क्रॉस नहीं किया। लेकिन जब मैं यहाँ से गैलियम पे आऊंगी तो डी को क्रॉस करके पहुंचूंगी, और डी मेरा बुरा है, डी में इफेक्ट्स अजा होते हैं, डिस्क्रिपेंसीज होती है, मतलब ये डिस्क्रिपेंसी गैलियम से मुझे देखने को मिलेगी। तो अब ग्रुप 13 में गैलियम में डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है, साइज में इंडियम में भी मिलती है, थीलियम में भी मिलती है। और इसका एक ही कारण है कि ग्रुप 13 क्योंकि डी ब्लॉक के बाहर आता है, तो डी ब्लॉक का सारा इफेक्ट, इसकी संगति का इफेक्ट किस पे नजर आता है? ग्रुप 13 पर। बात समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, तो क्योंकि ग्रुप 1 में डी नहीं है, ग्रुप 2 में डी नहीं है, ग्रुप 2 के बाद आप 3 से डी में आते हो, तो 3 से 12 में तो आप डी में चले। जैसे ही आप 13 ग्रुप पहुंचे, अब आपको लगता है कि डी ब्लॉक खत्म हो गया, लेकिन डी ब्लॉक की संगति का असर पड़ा है ग्रुप 13 पे। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि ग्रुप 13 में मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि डाउन द ग्रुप पी ब्लॉक में अगर मैं डाउन द ग्रुप जाती हूँ तो नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए? इंक्रीज। Peace. है ना? ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, है ना? पर ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा देखा जाता है कि बोरॉन से एल्यूमिनियम में साइज जो है इंक्रीज करता है, एल्यूमिनियम से गैलियम में साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट, बट फिर भी गैलियम का साइज छोटा होता है एल्यूमिनियम से। इंडियम से थीलियम पे फिर से साइज बढ़ जाता है, और यहाँ पे फिर से साइज घट जाता है। तो क्या हुआ, मैं वापस से क्लियर लिख रही हूँ ताकि आप नोट भी कर सको साथ साथ।
फिर से इसका रीजन दूंगी। एक तो सबसे पहला काम बेटा तुम लोगों को करना है वो ये है, बिफोर यू कम टू माय क्लास डू गिव हाफ एन आवर फॉर योर रिविजन, अदरवाइज दिस पीरियोडिसिटी विल बिकम वेरी डिफिकल्ट चैप्टर फॉर यू। ठीक है, तो इसलिए एक बार रिवाइज जरूर करके आया करो। तो बोरॉन से एल्यूमिनियम अगर मैं जाऊंगी, यहाँ से यहाँ अगर मैं जाऊंगी तो ऐसा देखा जाता है कि साइज बढ़ता है एज एक्सपेक्टेड, एज आई सेड कि शेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ना चाहिए, तो साइज बढ़ता है। एल्यूमिनियम से गैलियम पे जाते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। थोड़ा सा जो फर्क आता है उससे पता चलता है कि गैलियम का साइज छोटा है एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम से। गैलियम और इंडियम का साइज फिर से बढ़ जाता है, गैलियम से जब मैं इंडियम पहुंचती हूँ और इंडियम से थेलियम पे पहुंचती हूँ, साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज वाला पैटर्न चलता है, जो कि होना क्या चाहिए था, स्मूथ इंक्रीज। ठीक है, अब जो अभी तक का जिस्ट है जो तुम्हें याद रखना है वो ये है कि ये ग्रुप 13 में ही क्यों होता है, ग्रुप 1 और 2 में क्यों नहीं होता। और ग्रुप 13 में अगर ये होता है तो ये अपने दिमाग में बसा लो कि ग्रुप 13 कहीं भी दिखेगा ना तो सोचना चाहे ग्रुप 13 के लिए कोई भी चीज हो उसमें अफेक्ट आएगा डी ब्लॉक का, क्योंकि ये ग्रुप 13 इमीडिएटली किसके बाद आया है, डी ब्लॉक के बाद आया। ठीक है, जैसे अभी आप लोग एक तरीके से मैं बोलूं, आप लोग इस चीज के लिए लेट्स से प्रिपेयर नहीं थे कि अब आपको ऑनलाइन इतना पढ़ना पड़ेगा। अचानक से तुम्हारे सर पे बम फटा है, तुम मैनेज कर रहे हो ना, हमारे सर पे भी अचानक से बम फटा है, मैनेज कर रहे हैं। वी आर हैविंग द डिफिकल्टी इन मैनेजमेंट। व्हाई? क्योंकि वो अचानक वाला जो इफेक्ट है ना, ये जो भी कांड हुआ उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ा, 13 पे। इसलिए 13 भी इक्वली गंदा है जैसे डी है, क्योंकि 13 में भी इक्वल डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलती है जैसे आपने साइज में। ठीक है, अब बताते हैं कि इसका रीजन क्या है। ठीक है, हालांकि रीजन तो डी ब्लॉक है, आप समझ ही गए हैं, बट थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि डी ब्लॉक ने ऐसा क्या किया है। मैं आती हूँ कॉन्फ़िगरेशंस लिखने पे। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 2s2 2p1। बोरॉन है 1s2 2s2 2p1, एटॉमिक नंबर 5 है, इसका 13 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। हाँ है ना, यहाँ आप जाओगे तो कितना लिखोगे, 4p1। ये आपको याद है कि 4p1 से पहले 4s2 भी होगा और 3d10 भी होगा। यस मैम। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन भरोगे ऑफ बॉस के हिसाब से, अगर फिर भी किसी को तकलीफ है तो ये ऑफ बॉस देख लो भैया, कहीं फंसते हो तो ऑफ बॉस साथ रखो, इकलौता सहारा है ऑफ बॉस तुम्हारा। मैं अभी इतना ही लिख रही हूँ क्योंकि मुझे इतना ही एक्सप्लेन करना है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 फिर 3d10 फिर 4p1 आएगा ना। इसका मतलब यहाँ 4p1 पहुंचने से पहले आपने किसमें भरा होगा इलेक्ट्रॉन, 3d में। हाँ या ना, 3d के भरने के बाद ही आप 4p में पहुंचोगे। इंडियन में आप किस में आए, 5p1 में, 6p1। तो अगर 5p1 है तो अंदर 4d10 भी होगा ऑब्वियसली, और अगर यहाँ 6p1 है तो यहाँ पे 5d10 भी होगा, और आप अगर ऑफ बॉक्स के हिसाब से देखोगे तो यहाँ 4 है 14 भी आएगा। ठीक है, याद कर लो कि ये जो है, अगर आप फर्स्ट, ये आपका जो है सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स पीरियड, और सिक्स पीरियड में कौन आते हैं, लैंथेनाइट्स आते हैं ना। तो लैंथेनाइट्स में तो 4 है 14 आ ही जाता है, 4 है 14 तो आगे चलेगा। लैंथेनाइट्स के बाद जैसे डी ब्लॉक खत्म होगा उसमें भी चलेगा, और डी के बाद जब पी ब्लॉक में आएगा वहां पे भी चलेगा। बोलो Yes, आया ना। यस अब ये जो है ना बेटा, ये दीज पीपल, दीज आर द कल्प्रिट्स, ये कर रहे हैं सारा कांड। कैसे, सुनो, यहाँ से यहाँ कोई डी का इफेक्ट आया, अंदर कोई डी है, इनर लाइन में कोई डी है, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जब आप बोरॉन से एल्यूमिनियम जा रहे हो तो कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, नंबर ऑफ शेल्स, वो बढ़े, एटॉमिक रेडियस बढ़ गया। हाँ, अक्ष को समझ आ रहा है भी सही। Ma'am, can you please repeat? अक्ष क्या बेटा, Ma'am, can you please repeat what you just said? You're not audible. हाँ मैं वापस से रिपीट करती हूँ। क्या, हाँ मैंने ये बोला था कि अगर बोरॉन से एल्यूमिनियम पे जा रहे हैं तो अंदर कोई डी इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, No, ma'am. नहीं दिख रहे, तो शील्डिंग इफेक्ट का कोई रोल नहीं होगा। रोल और रोल सिर्फ किसका होगा, नंबर ऑफ शेल्स का साइज पे, क्योंकि आपने तीन ही फैक्टर पढ़े हैं ना ग्रुप में, फिर नंबर ऑफ शेल्स ही डोमिनेट करेंगे, और अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am.
है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से यहाँ सिर्फ नंबर ऑफ शेल्स ने प्ले करा रोल, ठीक है। अब सपोज तुम बेसुध होके खड़े हो और कोई बंदा आके तुम्हें पीछे से झटका दे दे या गिरा दे धक्का मार के, तो क्या होगा? गिर जाओगे और बहुत जोर की लगेगी। क्यों? क्योंकि प्रिपेयर थोड़ी थे धक्के के लिए, है ना। जब इंसान प्रिपेयर नहीं होता तो बहुत जोरों से धक्का लगता है। ये वही कहानी है, सुनो ध्यान से। अभी तक तो इंसान मजे में चल रहा है। बोरॉन में हाँ शील्डिंग इफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है, एल्यूमिनियम हाँ शील्डिंग इफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ से यहाँ पहुंचे, सिर्फ क्या बढ़ा? नंबर ऑफ शेल्स। वहां बस शेल्स ही सोच के चल रहा है। बट जैसे ही आप आया गैलियम पे, अचानक से बीच में कौन आया? 3d10 3D और डी का मैंने आपको क्या बताया, क्या है? पुअर Shielder शील्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब अगर ये शील्ड नहीं कर पाएगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? इंक्रीज, हाँ या ना। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्या आ जाएगा? पास हो जाएगा। पास आ जाएगा। और पास आएगा तो साइज क्या छोटा हो होगा? जाएगा। छोटा। अब सुनो, तो एक साथ एक जगह तो ये जेड इफेक्टिव साइज को छोटा कर रहा है, बट शेल्स भी तो बड़े हैं। 3 से कहां पहुंच गए? 4 पे, तो शेल्स भी बड़े। तो यहाँ पे दो रोल प्ले हो रहा है, एक नंबर ऑफ शेल्स का और दूसरा पुअर शील्डिंग का। इसलिए इसके साइज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट अगेन पुअर शील्डिंग थोड़ा सा डोमिनेंट है, इसलिए गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से क्या है? थोड़ा सा छोटा। मेरी बात समझ गए? समझ गए? यस राधिका समझ गई? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन मूविंग डाउन फ्रॉम गैलियम टू एल्यूमिनियम टू गैलियम, what is happening? Z effective is decreasing, so size is Z effective is increasing. Z effective पूरा हो गया तो Z effective बढ़ गया, Z effective increasing तो size is decreasing। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजिंग, size increases as both are playing role, so size is almost same, है ना। But gallium size is still considered smaller than aluminum. Why? Because Z effective increase is little more या dominant than number of shells का increase। बोलो हाँ या ना। ठीक है। अश्विता तू है भी क्लास में? तेरी आवाज नहीं आ रही मेरे को। यस मैम। ठीक है, समझ आया तुझे? यस मैम। ओके, चलिए यहाँ से यहाँ समझ आया, यहाँ से यहाँ समझ आया। ठीक है, अब आते हैं गैलियम से इंडियम। गैलियम से इंडियम में अब ये है कि जोर का धक्का जोरों से नहीं लगा। क्यों? क्योंकि एक बार धक्का ऑलरेडी लग गया कि प्रिपेयर्ड आ गया है। हाँ, तो जैसे हम लोग अब प्रिपेयर हो गए ना फॉर न्यू नॉर्मल। कोरोना आ रहा है, कोरोना पता है अब आ गया, कोई नहीं बच सकता इससे, सब पीड़ित हो जाएंगे। तो ये कहानी है। तो 4D10 में अब आप प्रिपेयर हो कि शील्डिंग है ही, तो शील्डिंग उतना डोमिनेट नहीं होगा जितना डोमिनेट कौन होगा? नंबर ऑफ शेल्स। तो यहाँ पे फिर से नंबर ऑफ शेल्स क्या करेंगे? डोमिनेट करेंगे साइज इंक्रीजेस और साइज बढ़ गया। शाबाश। और फिर जब इंडियन से थेलियम पे आए, जोर का झटका जोरों से लग गया, और क्योंकि आप प्रिपेयर थे सिर्फ किस डी के लिए, और कौन आ गया? एफ। और एफ का शील्डिंग क्या है? और पुअर है डी से भी, मतलब यहाँ से फिर कौन डोमिनेट कर नंबर ऑफ गया? शेल्स शील्डिंग इफेक्ट। अरे फिर कहाँ से डोमिनेट करे? नंबर ऑफ शेल्स। एफ का अगर पुअर शील्डिंग है तो वो डोमिनेट करा ना। यस मैम। हाँ, डी का भी तो पुअर था फिर। हाँ, तो डी का तो नलीफाई हो गया, और ये दोनों पुअर मिल गए ना, एक भी पुअर दो पुअर, तो दो पुअर तो डोमिनेट कौन हुआ? शील्डिंग इफेक्ट तो डोमिनेट करा है ना। तो डोमिनेट करा, फिर साइज क्या हो गया? डिक्रीज।
प्लीज बोलो, बात समझ आई? Yes. Yes, ma'am. तो अब आंखें बंद करो और अपने आप को दोहरा लो। बोरॉन से एल्यूमिनियम पे साइज बढ़ा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़े। एल्यूमिनियम से गैलियम पे साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा, बट साइज गैलियम का छोटा रहा थोड़ा एल्यूमिनियम से, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स और पोअर शील्डिंग इफेक्ट दोनों आ गए पिक्चर में, और पोअर शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा ज्यादा डोमिनेट करा क्योंकि हम लोग प्रिपेयर नहीं थे। गैलियम से इंडिया, अब ये जो मैं लैंग्वेज बोलती हूँ ना, जाके एग्जाम में मत लिखा ना स्कूल की, बहुत मार पड़ेगी। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है? गैलियम से इंडियम पे अगर हम आएंगे तो आप ऑब्वियसली प्रिपेयर थे डी के लिए, तो नंबर ऑफ शेल्स डोमिनेट करे। इंडियम से थेलियम पर आए, प्रिपेयर तो सिर्फ डी की पोअर शील्डिंग के लिए थे, अचानक से कौन आ गया? एफ का भी पोअर शील्डिंग आ गया, तो डबल पोअर शील्डिंग होने की वजह से साइज फिर से क्या हो गया? Increase. इंक्रीज हो गया। तो अब ये ऊपर नीचे समझ आ गया सबको? Yes. Yes, ma'am. Ma'am, could you please explain the last case again? हाँ, ये Yes, इंडियम से ma'am. थेलियम, इंडियन से थेलियम में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम तो डी की पुअर शील्डिंग के लिए प्रिपेयर थे, और एफ की शील्डिंग तो और ज्यादा पुअर Yes, होती है ma'am. डी से, तो एफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट और पुअर से भी पुअर हो गया, और अगर शील्डिंग इफेक्ट पूरा होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज घट जाएगा, और वो डोमिनेंट रोल प्ले करेगा। Okay, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो, कैन आई रिमूव दिस? No, ma'am, ma'am, one second. हाँ हाँ, लिख लो, मैं यहाँ कहीं ऑर्डर लिखती हूँ। Yes, ma'am, done. चले आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अब हमारा पास कंक्लूजन आया कि बोरॉन से एल्यूमिनियम से गैलियम से इंडियम से हीलियम पे एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा? बोरॉन का साइज ऑफ कोर्स बड़ा होगा, एल्यूमिनियम में क्या डिफरेंस आएगा कि गैलियम का साइज छोटा, थोड़ा सा क्या हो गया? छोटा हो गया, किससे? एल्यूमिनियम से। ये देखो, ये दिख गया आपको यहाँ पे। फिर इंडियम, और इंडियम और थेलियम में फिर से साइज जो है छोटा हो गया, तो थेलियम आगे आ जाएगा, किससे? इंडियम से। ठीक, ये दोनों में ऑफ कोर्स शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करा है, तो साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो इस बट फिर भी अगर बहुत प्रिसाइजली देखा जाए तो छोटा हो गया है, बट कई बुक्स इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट भी रिप्रेजेंट करती है, तो आप वो भी दिमाग में रखिए कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, तो आप इसलिए इस चीज को भी दिमाग में रखिए कि साइज में फर्क जरूर है, बट बहुत ज्यादा नहीं है, तो कांस्टेंट वाला भी आंसर चलेगा और स्मॉल वाला आंसर भी चलेगा। क्लियर? कैन आई रिमूव दिस? ये तो आप लोगों को Yes, ma'am. समझ आई है ना? ये समझ आ गया, तो अब मैं आपको और क्लियरली तरीके से डी ब्लॉक समझाती हूँ। अब हम आते हैं डी ब्लॉक। एक बार मैम, अच्छे से सांस ले मैम, लीजिए। क्यों? मैम ग्रुप 14 नॉर्मल हो जाता है फिर? नहीं, मतलब बता रही हूँ, नॉर्मल नहीं होता, वहां पे भी दिक्कत आती है, पर वो दिक्कत धीरे धीरे जो है कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ग्रुप 13 में देखा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है? ग्रुप 14 में जाते हैं तो हमारे पास होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, यस लेड। मैम। 15 में जाते हैं नाना, पापा, सब। आंटी, सब। और 16 में जाते हैं तो आपके पास है ऑक्सीजन, मैम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। मैम, अच्छा, वो ऑक्सीजन। रह गया। आपका यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर, उससे T4। और ग्रुप 17 में जाते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेटाइन, है ना? अब आप डी ब्लॉक आपका यहाँ था ना बेटा, जैसे मैंने बोला तुरंत इफेक्ट किस पे पड़ेगा? इस पे, ठीक है? यहाँ जाते जाते वो इफेक्ट क्या होता जाएगा?
नलीफाई। ग्रुप 15 में कोई खास साइज में डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखती एक्सेप्ट यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन नजर आता है। तो ऐसा देखा जाता है कि ग्रुप 14 में क्या होता है, कार्बन का साइज छोटा है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर लेड और फिर टिन। थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी यहाँ नजर आई, यहाँ पे चीजें नॉर्मलाइज हो गई, यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आई, और यहाँ पे 15 ऑनवर्ड्स एज एक्सपेक्टेड size smoothly increases down the group, increases down group। तो यहाँ पे एकदम ही जो हल्की सी डिस्क्रिपेंसी टिन लेड में आई थी, वो सारी डिस्क्रिपेंसीज भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि डी ब्लॉक इन सबसे कहाँ चला गया, काफी दूर चला गया। ठीक है, तो नॉर्मल तो नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रुप 14 में आपको देखने को मिलेगा कि लेड का साइज जरा सा छोटा है टिन से, और रीजन लेड के अंदर क्या प्रेजेंट है, 4f14 इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिनका पोरेस्ट ऑफ पोर शील्डिंग इफेक्ट होगा along with 4f and 3d। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। है ना, और 15 16 17 में ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है साइज के हिसाब से जो है नॉर्मल हो चुकी मैम है। और ग्रुप 18 मैम, मैम हाँ, ग्रुप 18 डाउन टू बॉटम। ग्रुप 8, हाँ मैं उसे पर आ रही हूँ। ग्रुप 18 में डाउन द बॉटम सिर्फ साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक तो पहली बात वो वैन डेर वाल्स रेडियस है ना, उन सबका साइज से बड़ा ही होगा। दूसरी चीज, उनमें शील्डिंग विल्डिंग का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रोल देखा जाएगा किसका, नंबर ऑफ शेल्स का। तो ग्रुप 18 में स्मूथली बढ़ता ही जाएगा बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके मैम। ग्रुप 14 में लेड वाला केस दोबारा बताना। ये वही चीज है ना, जैसे यहाँ पे 4f14 आया था और 3d 45d 1 आया था, वैसे यहाँ पे 14 आएगा ना। तो इस 4f14 के पुअर शील्डिंग की वजह से टिन का लेड का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, किससे, टिन से। इज दैट क्लियर? यस। Yes, ma'am. ठीक है, नाउ कैन आई रिमूव दिस? Yes, ma'am. अब आते हैं डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक में सबसे पहले बेटा मैं पीरियड की बात करूंगी, अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट। डी ब्लॉक में आपके पास है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ओके। अब इसके बेसिस पे अगर मैं चलूं यहाँ पे, तो सबसे पहले एक काम करो बेटा, ये तो आप लोग अपने दिमाग में प्रिपेयर्ड हो कि इसमें गड़बड़ आएगी, डिस्क्रिपेंसी आएगी, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन्स किसमें एंटर हो रहे हैं, पेनल्टीमेट शेल के डी में। तो यहाँ है मेरे पास 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s1 है यहाँ पे, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1, 3d10 4s2। यही है, आप सब में देख रहे हो एंटर किसमें, इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर रहा है, बैलेंस शेल के एक अंदर वाला शेल, दैट इज द पेनल्टीमेट शेल, है ना। डी ब्लॉक में आपको ये तो पता है कि अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, बट ओनली बाय 0.15। 0.15. अकॉर्डिंग टू द स्लेटर्स रूल, है ना। और अगर ऐसा है स्लेटर्स रूल में, तो और आपको ये पता चल गया है कि इस मतलब एस और पी के हिसाब से ये जेड इफेक्टिव का इंक्रीज जो है काफी कम है, तो इसका मतलब सोलली जेड इफेक्टिव तो वर्क नहीं करेगा, इसके साथ कोई ना कोई अदर फैक्टर भी होगा जो वर्क करेगा। हाँ सही है। पहली चीज मैं आपको एक चीज यहाँ बता दूं, ये जो मैं डी ब्लॉक आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्लास 12th का पार्ट है, लेकिन हम लोग अभी प्रियोरिसिटी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप अच्छे बुक से किताबों से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको डी ब्लॉक के क्वेश्चन प्रियोरिसिटी में ही मिलेंगे, बट अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, अपनी आईएससी को फॉलो करेंगे, तो ये सब आपको 12th में मिलेगा। ठीक है, तो अगर इनकेस आपको ये रीड करना हो तो आप अपना 12th का बुक कोई देख सकते हैं। ठीक है, एनीवेज अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो आपको ये समझ आ गया कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो 0.5 से बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव का इंक्रीज नहीं होने वाला, कोई ना कोई और डोमिनेंट फैक्टर यहाँ है ना। और वो फैक्टर क्या है, देयर आर 2 फैक्टर्स ऑपरेटिंग।
फर्स्ट ऑफ कोर्स जेड इफेक्टिव जो कि इंक्रीज हो रहा है 0.15 से, तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? ठीक है। सेकेंड थिंग जो आप यहां समझेंगे वो ये है कि दूसरा फैक्टर, मेरी बात ध्यान से सुनना थोड़ा सा, मैं बहुत सरल भाषा में बताऊंगी। दूसरा फैक्टर जो वर्क करेगा वो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब ये रिपल्शन किस तरीके से मैं समझाती हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगी बेटा तो क्या होगा? जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन न्यूक्लियर चार्ज को क्या करेगी? काटेगी। काटेगी। और अगर न्यूक्लियर चार्ज कटेगा Z तो effective इफेक्टिव कम न्यूक्लियर होएगा, चार्ज क्या होगा? डिक्रीज, कम होगा। और जेड इफेक्टिव अगर कम होगा तो एटॉमिक रेडिया क्या होगा? ज्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज, बढ़ने लगेगा। बढ़ेगा। तो ये दो अपोजिंग इफेक्ट है जो मुझे यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब कैसे मिलेंगे ध्यान से देखना। पहले फैक्ट बताती हूँ फिर रीजन बताती हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन जरा एक बार के लिए। Ma'am, could you please explain the second factor once again? हाँ, अभी आ ही रही हूँ क्योंकि मैं समझा ही रही हूँ तो दोबारा समझ। अभी बस इतना देखो जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन सिर्फ डी ब्लॉक में ही होएगी और में नहीं होएगी। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं बताने ही जा रही हूँ ना, एक मिनट बोलने दो। स्कैंडियम की अगर मैं बात करूं तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d14s2 है ना, और डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन तो सिंगली Yes, प्रेजेंट ma'am. होता है एक इलेक्ट्रॉन की, है ना, ये तो Yes, खाली ma'am. प्रेजेंट होगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। टाइटेनियम पे जाओ तो 3d24s2, अभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक ऐसे प्रेजेंट होंगे, ना कि पेयर होंगे, है ना। d3 4s2 में भी पेयर नहीं होंगे। यहाँ पे d5 4s1 इसमें भी पेयर नहीं होंगे। d5s2 में भी डी में पेयर नहीं होंगे, लेकिन d6s2 में पेयरिंग होना शुरू होगा। यस हाँ या मैम, ना? पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा, फर्स्ट पेयर। क्योंकि अब आपने 5 ऐसे भर दिए होंगे, छठा Yes, भी यहाँ ma'am. भरोगे, है ना। ठीक है, मैम 6th one we can यहाँ put in पे any orbital ना? हाँ, एनी सारे डी जनरेट है किसी में भी। तो अब यहाँ d7s2 है, मतलब अभी फिर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। s2 है तो मतलब एक और पेयर हो जाएगा, फिर यहाँ d10 है, सारे पेयर हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे भी d10 है, सारे पेयर हो जाएंगे। Yes, हाँ या ma'am. ना? लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नजर कहाँ आ रही है? कॉमन क्या है? s2 में तो सब में पेयरिंग है ना, s2 तो सब में ही है, वो तो कॉमन हो गया ना, उसको छोड़ो। जो डिफरेंट है वो देखो, नजर कहाँ आ रहा है? डी ऑर्बिटल में, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिपल्शन सिर्फ और सिर्फ किसकी कंसीडर होगी? डी ऑर्बिटल Yes, की। ma'am. समझ आई बात? एस के इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही पेयर है स्कैंडियम से जिंक में, तो क्या फर्क पड़ता है ना? फर्क आएगा आपका आयरन से, क्योंकि आयरन के बाद डी में इलेक्ट्रॉन्स पेयर हुए और आयरन से पहले डी में इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं थे। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का यहाँ मतलब। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर रिपेल करेंगे तो वो जो रिपल्शन है वो न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल करेगी। न्यूक्लियर चार्ज कैंसिल होगा तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा और एटॉमिक रेडियाई Increase होगा। बढ़ेगा। देवांशी, ठीक है देवांशी? Ma'am, I still did not understand. Could you please explain again? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे, और ये रिपल्शन न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन आ रही है उसको Yes, कैंसिल ma'am. करेगी। तो अट्रैक्शन कैंसिल होगा तो जेड ठीक है। इफेक्टिव डिक्रीज होगा और एटॉमिक Yes, रेडियाई ma'am. बढ़ेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं वापस अपने कार्यक्रम की तरफ। ये रहा, तो ये आपको पेयरिंग समझ आई, आपको कैसे देखनी है ना। और ये पेयरिंग नजर कब आएगी बेटा? यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तो कोई पेयरिंग नहीं है, तो यहाँ से यहाँ जब स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या ऑपरेट करेगा? जेड इफेक्टिव। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा तो एटॉमिक रेडियाई क्या हुआ? घटा। ठीक है, देवांगी, देवांशी, सानवी, अक्ष, राधिका, Yes, सब समझ ma'am. रहे हैं? यस मैम। ओके, तो आते हैं अब इस पे। यहाँ तक समझ आई बात, वेरी गुड। और ऐसा ही देखने को मिलता है कि स्कैंडियम से मैंगनीज तक तो मेरा एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, और इसका कारण मैं आपको समझा चुकी हूँ। कारण क्या है? जेड इफेक्ट। लेकिन फिर अचानक से देखने को मिलता है कि आयरन से लेकर समवॉट अराउंड कॉपर तक, नॉट कॉपर,
निकल तक, कुछ एलिमेंट्स के लिए निकल तक एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट दिखने को मिलता है। और जैसे यहाँ पर आते हैं अचानक से एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप ये दो चीजें जानते हो तो आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्या अलग क्या होना। देखो जब ऐसे फैक्ट दिखाया जाता है ना, तो देखा जाता है ना कि अलग क्या हुआ, है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पेयरिंग। सब सेम चल रहा, तो यहाँ ऐसा क्या हुआ, पेयर होने अलग लगे सर। इलेक्ट्रॉन की मैम पेयर। मैम हाँ, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग से, रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से। तो यहाँ से यहाँ जाने में दो फैक्टर रोल प्ले करेंगे, कौन से? जेड Z इफेक्टिव effective एंड इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। रिपल्शन। मैम इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऐसा तो रिपल्शन है नहीं कि कैसे? Z effective खत्म हो मैम जाएगा, क्योंकि पेयरिंग होने लग गई ना, इलेक्ट्रॉन पेयर होने लगी में। हाँ, मैम अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होने लगे तो मैम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कैसे इफेक्ट कर रहा है जेड इफेक्टिव को? Z effective को वो मतलब ये तो बताया, अभी तो बताया था, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अगर बढ़ेगा तो Z effective नहीं घटेगा और एटॉमिक रेडियस नहीं, व्हाट बढ़ेगा। आई एम ट्राइंग टू से इज अगर आयरन में इलेक्ट्रॉन पेयर होने लगे तो मैम हाँ, तो पेयर होंगे भाई, पेयर होंगे तो मतलब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना। Yes, ma'am. यस मैम। पहले एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक ऑर्बिटल में दो होंगे, तो जब दो दुश्मन साथ बैठेंगे तो थोड़ा तो रिपेल करेंगे Yes, एक ma'am. दूसरे को। अच्छा अरे नींद आ रही है बच्चों, तुम्हें कॉफी पियो, ग्रीन टी पियो, कुछ नींद खोलो अपनी। ठीक है बेटा, खुली नींद, बोलो। नहीं समझ आया नो तुझे? मैम। अरे बेटा, मैम इतना भाई तो पता है एक कि ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रेफर्स टू बी अनपेयर्ड देन टू बी पेयर्ड, है ना? हाँ, यही वाला कंसेप्ट है। क्यों अनपेयर्ड वो प्रेफर करते हैं? क्योंकि पेयरिंग में हालांकि दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट है, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, बट इससे इनका मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रैक्शन कम हो सकता है, बट इन दोनों का नेचर थोड़ी बदला जा सकता है। नेचर तो वही है ना, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, दे आर सिटिंग टुगेदर इन अ रूम। तो एक रूम में मैंने तेरे दो, एक तू रख दिया और एक तेरा दुश्मन रख दिया, मैंने ये बोल दिया कि तुम उधर मुंह कर ले, तू उधर मुंह कर ले, तो इससे ये थोड़ी कि तुम कभी भी जिंदगी में लड़ाई नहीं करोगे। समझ रहे? यस मैम। अब समझ गया? नहीं तो फिर अभी थोड़े से क्लास के बाद समझ लियो, मैं एक्चुअली खुद भी समझ नहीं पा रही कि तू बोल क्या रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं जब यहाँ पे कॉपर और जिंक पे अगर मैं आऊंगी तो आपको ये पता D10 हो गया, और D10 का मतलब हर ऑर्बिटल में अब दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, क्योंकि अब हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स D के क्या हो गए हैं, अभी तक तो सारे नहीं पेयर हुए थे, अभी तो यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ था, यहाँ दो पेयर हुए थे, यहाँ तीन पेयर हुए थे, ऐसे ही चल रहा था। अब यहाँ सारे पेयर हो गए, तो डोमिनेंट इफेक्ट किसका होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का। और इसी के चलते आपने क्या देखा कि आपका एटॉमिक क्या हो गया बेटा, बढ़ गया है। हाँ या ना? दोबारा बताना ये कॉपर और जिंक वाला। कॉपर और जिंक में D10 हो गया है। D10 मतलब D के अंदर अब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे। यस। तो जब सारे पेयर हो जाएंगे तो डोमिनेंट इफेक्ट किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का, क्योंकि सारे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अब आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव घटेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, फिर आयरन से निकल में मैम। क्यों कांस्टेंट रहता है? कांस्टेंट रहा क्योंकि दो रोल प्ले करे। एक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी प्ले कर रहा है क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जेड इफेक्टिव भी तो प्ले कर रहा है ना रोल। जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जेड इफेक्टिव भी तो बढ़ता है ना। तो वहां पे डोमिनेंट एक नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेंट ही सिर्फ तभी होगा जब D10 होगा, जब सारे पेयर हो जाएंगे। तो सारे नहीं पेयर हुए ना, कोई तो अनपेयर रह ही है, तो इसलिए जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन दोनों ही है। अब आप देख रहे हो हर जगह में ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोल रहा है, एग्जैक्टली सेम मत मान के चलिएगा, डिस्क्रिपेंसी रहेगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा सबका, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। हाँ दिव्यांश? मैम कॉपर और जिंक में जेड इफेक्टिव क्यों नहीं लगा माइनस में?
देखो ऐसा नहीं है, क्यों नहीं लगा, ये फैक्ट है बेटा, ऐसा देखा गया। अब एक चीज समझ लो कि Z इफेक्टिव, अब ऐसे तो मैं बहुत सारी जगह ये बोल सकती हूँ कि मैम यहाँ पर भी तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा डोमिनेंट होना चाहिए Z इफेक्टिव से, तो आप ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों बोल रहे हो? थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को डोमिनेट करेंगे तो इन सबका हाइट धीरे धीरे बढ़ना चाहिए और यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। अगर मैं इन्हीं चीजों पे स्टिक रही तो यही नहीं होगा। ये जो मैंने बोला कि ऐसा हो रहा है, ये मैंने ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स बोला ना, ये देखा गया है ऐसा कि यहाँ से, अगर मैं आपको बताऊं फैक्ट क्या है, वो ये है, सुनो ध्यान से। अब बस मुझे उसको जस्टिफाई करना है एनी हाउ, मतलब एनी हाउ वैलिड रीजन के साथ। ऑफ कोर्स एटॉमिक रेडियो Z इफेक्टिव ना लिख के एटॉमिक नंबर लिख रही हूं मैं यहाँ पे। जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है ना तो ये ऐसा आता है, साइज डिक्रीज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और यहाँ ऐसे इंक्रीज देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कॉपर और जिंक में ऐसा देखने को मिलता है कि ये हो गया, और इनफैक्ट जिंक का साइज इतना बढ़ जाता है कि अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि वो तीसरे नंबर पर आ जाता है। ये फैक्चुअली ऑब्जर्व किया गया। तो अगर ये ऑब्जर्व किया गया इसका मतलब ये तो होता ही है, ठीक है। अब अगर ये होता ही है तो अब आप ये देखो कि कॉपर जिंक में ऐसा क्या हो रहा है जो बाकियों में नहीं हो रहा। ये मत देखो कि क्या सब में हो रहा है जो इसमें भी हो रहा है, ये देखो कि इसमें ऐसा एक्स्ट्रा क्या हो रहा है जो बाकियों में नहीं हो रहा। इसमें एक्स्ट्रा ये हो रहा है कि इसमें D10 है और कहीं पे भी इनमें से D10 कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? Yes. को फैक्ट्स को एक्सप्लेन करना होता है तो बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रही आपका क्वेश्चन गलत है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है और आपकी क्यूरियोसिटी भी बिल्कुल सही है और ये सबके मन के अंदर आएगा, लेकिन इन सबका एक ही कारण है कि अगर आपको फैक्ट पता है और आपको उसे एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन आप ऑन द बेसिस ऑफ वो चीज करोगे जो चीज बाकियों में नहीं हो रही और इसमें हो रही है। Z इफेक्टिव तो आप देखो एक तरीके से सब में ही रोल प्ले कर रहा है ना, स्टार्टिंग में भी था, बाद में भी था और लास्ट में भी होगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या नहीं था, यहाँ पे स्कैंडियम से नहीं था, नहीं था, इसलिए Z इफेक्टिव था खाली, Yes, ठीक है। अब इधर आ जाओ एक्सट्रीम एंड पे कि क्या इनमें है जो बाकियों में नहीं था। इसमें D10 है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट करा, समझे। इनमें क्या है, इनमें कुछ नहीं, इनमें दोनों है। इसमें क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स भी पेयर्ड नहीं है, Z इफेक्टिव भी होगा, तो इसलिए इसमें दोनों है। समझे मेरी बात? अपना बस व्यू पॉइंट उल्टा कर दो कि ये चेक करो कि क्या बाकियों में कॉमन है जो इसमें, मतलब इसमें ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है, दैट्स इट। अगर ये पकड़ लिया, आधे से ज्यादा फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर दोगे। बात समझ आए? आयरन से निकल में दोनों फैक्टर इक्वली है, इसलिए एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट है। इक्वल नहीं, इक्वली डोमिनेट, अप्रोक्सीमेटली इक्वली डोमिनेट, दोनों इक्वली वर्क करें। अगर इक्वल होंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, पर बराबर नहीं होते, ठीक है, फर्क होता है। अप्रोक्सीमेटली हाँ, तो हो सकता है एक में Z इफेक्टिव ज्यादा हो गया और एक में रिपल्शन ज्यादा होगी, है ना, कुछ भी हो सकता है दोनों का, लेकिन नजर दोनों का इफेक्ट आ रहा है, ये मैं बोलना चाहती हूँ, ठीक है। ओके। Shall I remove this and tell you the right order? Yes, Shall I sir. remove No, this? ma'am. यस लिखो। Ma'am, I wanted to ask, ma'am, in copper and zinc, ma'am, Z effective has no role. Where? Ma'am, in copper and zinc, Z effective has Huh? no rule or no role. कॉपर एंड जिंक Z इफेक्टिव, हाँ मतलब बोल सकते हो कि दोनों में रोल है पर डोमिनेंट नहीं है। नो रोल तो नहीं बोलूंगी, रोल तो होगा ऑफ कोर्स, बट डोमिनेंट नहीं है। नजर जो अफेक्ट जो डोमिनेट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। ये नहीं बोल सकते ना कि Z इफेक्टिव 0 हो गया, ये थोड़ी बोल सकते। डोमिनेंट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। अच्छा एक बार हटाऊं, Yes, ma'am. लिख लिया। अब सुनो फिर से लिख रही हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। अब देखो ऐसा जैसे मैंने अभी ग्राफ बनाया था, ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा ही होता है वर्सेस Z इफेक्टिव। यहाँ क्या लिखना है हमें, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एंड एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक नंबर का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो जैसे मैंने कहा कि ग्राफ कुछ ऐसे देखने को मिला, देखो एग्जैक्ट तो नहीं है बट कुछ ऐसे देखने को मिला है, ऐसे। फिर अब देखो
कांस्टेंट एकदम सीधा नहीं है, थोड़ा सा ऐसे है, थोड़ा सा टिल्ट और फिर इंक्रीज, समझ रहे हो? तो ये वाला एरिया कांस्टेंट है जिसमें आप देख रहे हो, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली बराबर है, बराबर होता तो सीधी लाइन ना आती, सीधा लाइन नहीं है, एग्जैक्टली बराबर नहीं है, कुछ कांस्टेंट है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ से यहाँ पे बहुत फर्क है, यहाँ से यहाँ घट रहा है बहुत तेजी से, या ऑलमोस्ट सेम दिखने को मिल रहा है। और फिर यहाँ पे जिंक का आप देखेंगे काफी बढ़ गया, कॉपर जिंक का काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है आपको, है ना? इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे ये नजर आता है, ये आपका हो गया स्कैंडियम। तो आप इन सब की एग्जैक्टली तो आप ऑर्डर याद नहीं कर सकते किसका बड़ा किसका ज्यादा, क्यों? क्योंकि इनका कोई ऑर्डर है ही नहीं। बट फिर भी जो मेन की पॉइंट्स है वो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मेन की पॉइंट क्या था, यहां से यहां डिक्रीज, ठीक, और फिर है ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसे मैंने बोला, और फिर इंक्रीज, है ना? अब ऐसा देखने को मिला कि इसको याद ऐसे करो, मतलब ये तरीका है याद करने का। स्कूटी 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 में अपने आप लगाएंगे जिंक, जिंक या फिर जिंक से कुछ बना लेते हैं, जिया या कुछ भी, स्कूटी में जिया, फिर वरना बराबर कोई नहीं, तो वरना ऐसे चलेगा, मैं बताऊंगी यहाँ पे क्या क्या है, वरना बराबर लास्ट में है कोई नहीं, ये ठीक है। और यहाँ पे आपके बाकी एलिमेंट्स है जैसे आपके हो गए, वरना के बाद आपका क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सम और लाइक दिस, ऐसे। अब ये क्या है सुनो जरा, इसको याद कैसे करना है। स्कूटी में जिंक वरना बराबर कोई नहीं, ये हमारा जो है याद करने का तरीका है फॉर एटॉमिक रेडिया इन डी ब्लॉक। अब इसमें कैसे याद रखना है और इससे क्या सवाल आएगा। सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो ये है कि जिंक में एटॉमिक रेडियाई इतना बढ़ जाता है कि ये 3rd नंबर पे आके पहुंच जाता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो स्कैंडियम में रहता है, फिर टाइटेनियम में रहता है, लेकिन ये जब मैंने बोला लास्ट में इंक्रीज होगा तो ये इतना इंक्रीज हो जाता है कि जिंक कहाँ पहुंच जाता है हमारा 3rd नंबर पे। तो ये कुछ ऐसा है, स्कैंडियम सबसे बड़ा, फिर टाइटेनियम, और फिर किसका एटॉमिक रेडियाई होगा, जिंक का, मतलब ये इतना बढ़ जाता है। और इसको अगर ये फैक्ट है, अगर ये सच्चाई है, तो इस सच्चाई का एक ही कारण है, क्योंकि D10 और S2 है, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सबसे ज्यादा हो रही है, समझ रहे हो मेरी बात? और यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम सबका क्यों रह रहा है, इसलिए सेम रह रहा है क्योंकि देखो डिक्रीज करा फिर सेम ऐसे है ना, तो बहुत ज्यादा अंतर यहाँ किसी का में नजर नहीं आ रहा। मैं ये नहीं बोल रही बराबर है, मैं फिर से बोल रही हूँ, तो ये मत बोलो मैम इसमें तो ये डोमिनेट है, ऑलमोस्ट सेम है, कोई थोड़ा कम कोई थोड़ा ज्यादा, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब यहाँ से ऑलमोस्ट सेम होने वाला कगार शुरू हुआ। अब निकल पे सबसे पहले ये समझना है कि निकल पे मिनिमा क्यों आ रहा है, वाई मिनिमा ऑन निकल, ये पकड़ लिया तो काम हो गया। क्यों? सोचो अगर आप यहाँ से घटते गए घटते गए घटते गए फिर बराबर भी रहे तो बड़े तो नहीं ना, बराबर ही रहे, ठीक है। फिर अचानक से इंक्रीज करे, तो जिसके बाद अचानक से इंक्रीज हुआ मतलब शार्प इंक्रीज हुआ, तो मिनिमा किस पर आएगा, जिसके बाद ये हुआ, और वो किसके बाद हुआ, निकल के बाद हुआ, इसलिए निकल पे मिनिमा है। बोलो बात समझ आई नहीं है? Ma'am, could you explain the nickel case again? आप ये सोचो इस ग्राफ के हिसाब से चलो, घटता जा रहा है घटता जा रहा है, फिर ऑलमोस्ट बराबर होता जा रहा है, और अचानक से बड़ा कब, कॉपर से बढ़ना शुरू हुआ ना। तो जब घट रहा है और कांस्टेंट रह रहा है और अचानक से इंक्रीज करा, घट रहा है कांस्टेंट रह रहा है फिर अचानक से इंक्रीज करा, तो मिनिमा किस पर आएगा, जिसके बाद अचानक से इंक्रीज हुआ वो मिनिमा हो गया ना। तो निकल के बाद अचानक से इंक्रीज करा तो निकल वाला मेरा क्या हो गया, मिनिमा हो गया। तो ये कुछ ऐसा है। तो आप ये वाला जो सेगमेंट देख रहे हो ना, इसमें ये नहीं कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, कहीं इंक्रीज भी हो रहा है, पर ऑलमोस्ट डिक्रीज, बहुत शार्प डिक्रीज नहीं है, ये वो सेगमेंट। कांस्टेंट वाले, इस सेगमेंट से सवाल नहीं पूछेगा क्या, कांस्टेंट वाले में भी स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है। हाँ, और तभी तो बच्चे में लिख रही हूँ बार बस ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मतलब स्लाइट डिक्रीज स्लाइट इंक्रीज कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे सपोज ये 10 पिकोमीटर मेरा साइज है, तो यहाँ अगर घट रहा है तो 10 से 5 गया, लेट्स से ये 5 से जो है 2 चला गया, ये 2
उससे फिर 1 चला गया, बट यहाँ पे जब पहुंचा तो वो 0.5 है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ हल्का सा पॉइंट का डिफरेंस है, 0.4, 0.3 या फिर 0.6, मतलब पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ 1, 1, 2, 2, 10, 10, 5 पिकोमीटर का डिफरेंस है। ये फर्क है कांस्टेंट और डिक्रीज में, ये मतलब है कांस्टेंट डिक्रीज का। समझ आई बात? इसका मतलब ये नहीं कि बराबर हो गए, इसका मतलब है कि डिक्रीज या इंक्रीज का जो डिफरेंस है वो काफी कम हो गया, और डिक्रीज का मतलब ये है कि डिक्रीज का डिफरेंस काफी ज्यादा, और इंक्रीज का मतलब ये है कि इंक्रीज का काफी ज्यादा है। तो अमाउंट ऑफ इंक्रीज जब ज्यादा होगा तो इंक्रीज बोला जाएगा, अमाउंट ऑफ डिक्रीज जब ज्यादा होगा तो डिक्रीज बोला जाएगा, और जब अमाउंट ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज बराबर रहेगा या नेग्लिजिबल रहेगा तो कांस्टेंट बोला जाएगा। आप क्लियर है बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब आपको इसमें 3 चीजें याद रखनी है इस डी ब्लॉक में। वो 3 चीजें क्या है? सबसे बड़ा साइज नो मैटर व्हाट स्कैंडियम, सेकंड लार्जेस्ट साइज टाइटेनियम, थर्ड जिंक। ये हाँ 3 से सवाल आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और इन लास्ट 2 के सवाल आएंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको कोई भी सवाल आता है डी ब्लॉक के साइज का, तो उसमें इन 3 या इन 2 में से कोई ना कोई चीज जरूर दी होगी, और इसके अलावा जो भी होंगे वो सारे बीच में होंगे, ये समझ लो। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक, वर्ना, वैनेडियम, क्रोमियम और निकल, इन सबका एटॉमिक रेडियस बताओ, तो ये तो बिना सोचे समझे पहले 3 हो गए, स्कैंडियम सबसे बड़ा, फिर टाइटेनियम, फिर जिंक, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? निकल। तो बीच में कौन रहेगा? वैनेडियम और क्रोमियम। समझ बात? इस तरीके से आप आंसर रिपोर्ट करें। इज Yes, दैट क्लियर? कांस्टेंट वाले केस में हाँ जी, मैम इन दिस एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ राधिका, अगर कांस्टेंट वाले केस में स्लाइटली इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, फिर हम इंक्रीज वाले को क्यों नहीं लेते, डिक्रीज वाला ही क्यों मान रहे हैं? बेटा तुझे पता है क्या हो रहा है? तुझे पता है क्या हो रहा है? मैंने तुझे वैल्यूज बताई? नहीं, फिर तुझे क्या पता हो रहा है? तभी तो मैं कांस्टेंट रख रही हूँ, क्योंकि वो वैल्यूज किसी को नहीं पता है, वो फैक्चुअल वैल्यूज, और सबका रेडियस तो आप याद नहीं रखोगे ना, है ना? तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोलते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर अगर स्लाइट इंक्रीज और स्लाइट डिक्रीज है तो वो कांस्टेंट है, ठीक है? हाँ दिव्यांश। मैम इसमें मैम क्रोमियम वी कैन राइट बिफोर देन वैनेडियम। यस तभी आई एम राइटिंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल, दोनों So, बराबर है ma'am, अप्रोक्सीमेटली। मुझे मैम नहीं if there are पता two है। options, this will only बेटा ऐसा ऑप्शन नहीं देगा कोई एग्जामिनर, उसको भी पता है, यही सच्चाई है, नहीं देगा एग्जामिनर, ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं आएगा। जो मैं बोल रही हूँ उसको मानो, ऐसा ही होता है। और अगर एग्जामिनर सवाल देगा तो उसमें ये 3 या ये 2 मिलेंगे, इनमें से कोई आएगा तो उसको आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही बोलोगे। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा जिसमें क्रोमियम पहले वैनेडियम बाद में, या वैनेडियम पहले क्रोमियम बाद में, कुछ नहीं होगा। जो बता रही हूँ उतना ही करो, बहुत है, okay मैम। इतना ठीक है? Yes मैम। ये चैप्टर आगे बहुत दुखी करने वाला है, मैं पहले बता रही हूँ। जो मैं बोल रही हूँ उतना याद रखो, उतने से सारे सवाल बनेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इस Yes, क्लियर? Yes मैम। आज की क्लास एंड करते हैं, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली क्लास कल ऑन द शेड्यूल टाइम विद द सेम आईडी, ठीक है? याद मैम रखिएगा 5:30। please। मैंने कल की क्लास का टाइमिंग होगा 5:45। मैं मैसेज ग्रुप में, Okay मैम। tomorrow class timing would be for 5:45 onwards, और same ID will be used, ठीक है? इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रही, सब सेम आईडी से लॉगिन Yes कर मैम। देना, है ना? तो लॉगिन हो जाएगा इससे, ठीक है? और कल की क्लास इतने बजे ही है, और फिर परसों भी एक रात को क्लास होगी, मैं ग्रुप पे मैसेज करूंगी, ठीक है? इस हफ्ते मैं 6 दिन क्लास ले रही हूँ, क्योंकि अगले हफ्ते में भी आई हैव टू टेक 2 days ऑफ, तो इस हफ्ते में पूरे क्लास ले रही हूँ, Okay, ma'am. ठीक है? Okay Thank you, मैम। ma'am. ओके, Thank you मैम। Good Okay, night okay. मैम। गुड नाइट, Good गुड night नाइट। मैम।
दीदी सो दो। सॉरी आपको इतना रात तक जगा के रखा मैंने।